अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमने पल्मोनोलॉजी के शॉर्ट केस को या पल्मोनोलॉजी के एग्जामिनेशन को लॉन्ग केस के अंदर भी डिस्क्राइब कैसे करना है, एग्जामिनर को कैसे बताना है। ये स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन हमने कैसे देनी है, उस पर एक वीडियो बनाए। पल्मोनोलॉजी का एग्जामिनेशन कैसे करना है, उसके मैनूवर्स क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मौजूद है जो हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन और पीडियाट्रिक मेथड्स की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको मिलेगी। इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके जो आपने डायग्नोसिस को अप्रोच कैसे करना है तो उसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है जिसके मैंने डिस्कस किया है कि आपने फाइनल डायग्नोसिस की तरफ कैसे जाना है पल्मोनोलॉजी के। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने केस को डिस्क्राइब कैसे करना है। सो डिस्क्रिप्शन हमारी कैसे स्टार्ट होती है। सपोज मेरा एक पेशेंट है जिसकी एज 5 ईयर्स है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा कि आई हैव एग्जामिन ए 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड हु इज कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जो हमारा फिक्रा है कि आई हैव एग्जामिन 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड हु इज कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव ड्यूरिंग एग्जामिनेशन विदाउट एनी डिसमॉर्फिज्म। ठीक है, ये ओपनिंग सेंटेंस हो गया। उसके बाद ये जनरल उसकी वेलबींग को शो करता है। नेक्स्ट मैंने बता देना है कि विदाउट एनी ऑब्वियस respiratory distress. So I have examined a 5 years old child who is conscious and cooperative during my examination without any dysmorphism or respiratory distress. ठीक है, his respiratory rate is 15 per minute. ठीक है, उसके बाद मैं इंस्पेक्शन की फाइंडिंग बता रहा हूँ आप सारी। उसमें मैंने respiratory बताया कि his respiratory rate is 15 per minute. There is no obvious chest deformity. ठीक है, or any scar marks. Pattern of breathing is abdominal thoracic. तो इस तरह मैंने सारी अपनी इंस्पेक्शन यहाँ पे बता दी। अगर देखना है, अगर आपके चेस्ट के ऊपर आपको कोई चेस्ट ट्यूब का स्कार मार्क नजर आए तो आप बता दीजिएगा कि स्कार मार्क इज सीन ऑन द राइट एक्सिलरी एरिया। तो जो भी होगा आपने फाइंड अकॉर्डिंगली इसके अंदर फिट कर देनी है। अगर चेस्ट की डिफॉर्मिटी होगी तो आप बता देना है कि पेशेंट इज हैविंग पेक्टस एक्सिवेटम पेक्टस कैरिनेटम चेस्ट डिफॉर्मिटी। अगर होगी तो वो आपने अकॉर्डिंगली बता देनी, अगर नहीं है तो फिर आपने इसको ऐसे समराइज कर लेना है। उसके बाद आपने चलना है नेक्स्ट पल्पेशन की तरफ। तो आपने बोलना है वर्ड पल्पेशन नहीं, आपने इसी कंटिन्यू करना है। ठीक है, आई एग्जामिन 5 years old child who is cautious and cooperative during examination without any obvious dysmorphism or respiratory distress with respiratory rate of 16 per minute, having normal abdominal thoracic pattern of breathing without any chest deformity or any scar mark. अब पल्पेशन पे आपने क्या बताना है? आपने बताना है सबसे पहले ट्रेकियो को कमेंट करना है, फिर उसके बाद आपने कमेंट करना है अपेक्स बीट को, उसके बाद आपने कमेंट करना है चेस्ट एक्सपेंशन को और चेस्ट मूवमेंट को। तो आपने बताना है कि ट्रेकिया इज सेंट्रल इन पोजीशन। अगर वो चेंज होगी तो आपने बता देना है कि शिफ्टेड टू राइट, शिफ्टेड टू लेफ्ट। सो ट्रेकिया इन सेंट्रल पोजीशन, अपेक्स बीट इज palpable in the fifth intercostal space medial to mid clavicular line. सो आप अगर लेटरल है तो आप लेटरल बोलना है, मीडियल है तो फिर मीडियल बोलना है। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर हमें बताना है कि चेस्ट एक्सपेंशन इज नॉर्मल और रिड्यूस जो भी होगी आपकी। तो नॉर्मली जब आपकी कोई भी पैथोलॉजी होती है तो चेस्ट एक्सपेंशन आपकी कम हो जाती है, लेस देन 5 सेंटीमीटर हो जाती है। सो चेस्ट एक्सपेंशन इज रिड्यूस्ड और नॉर्मल जो भी होगी आपने बतानी है। उसके बाद बताना है कि चेस्ट मूवमेंट इज रिड्यूस्ड या डिक्रीज ऑन द राइट साइड। जो अफेक्टेड साइड आपकी होती है पल्मोनोलॉजी के एग्जाम के अंदर, उसके ऊपर आपकी मूवमेंट रिड्यूस्ड होती है। तो आपने बताना है कि चेस्ट एक्सपेंशन इज जो भी है आपकी और चेस्ट मूवमेंट पर कमेंट करना है। सो इस तरह आपकी प्रिपरेशन पूरी जाती है। अगेन रिवाइज करता हूँ। आई एग्जामिन 5 years old child who is conscious and cooperative during my examination without any obvious dysmorphism or respiratory distress, having respiratory rate of 16 per minute, with pattern of breathing that is abdominal thoracic without any obvious chest deformity or any scar mark. Trachea is central in position. Apex beat is localized in fifth intercostal space medial to mid-clavicular line with reduced chest expansion of 3 centimeter and chest movement are reduced on the right side. सो मेरे पेशेंट की फाइंडिंग है जो आपने बता देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने करनी है इसकी एस्कल्टेशन। सो एस्कल्टेशन में आपने क्या बताना है? आपने बताना है देखना है कि उसकी एस्कल्टेशन पे नोट क्या है। सो एस्कल्टेशन को जब हम डिफाइन करते हैं, मोस्टली हमारी फाइंडिंग जो है वो लोकलाइज होती है एस्कल्टेशन की। तो आप उसकी जो चेस्ट के एरियाज हैं उसमें आप उसको लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो लोकलाइज कैसे करते हैं? आप बताते हैं कि फाइंडिंग आपकी राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो अगर तो आपकी फाइंडिंग इस साइड पे बड़ी कन्फाइंड सी है तो आप उसको उस साइड के ऊपर सारी फाइंडिंग इकट्ठी बता सकते हैं। सपोज अगर मेरे पेशेंट के अंदर जो है वो फाइंडिंग इस तरह की है कि उसके जो राइट चेस्ट है, राइट साइड पे जो उसका लोअर जोन है उसके अंदर जो है वो फ्यूजन है, तो मैं बता सकता हूँ कि माई फाइंडिंग्स उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी बता सकता हूँ। मैं उसकी जो है वो परकशन, उसकी जो एस्कल्टेशन है वो इकट्ठी बता सकता हूँ। कि मैं कह सकता हूँ कि माई फाइंडिंग्स आर कन्फाइंड टू द राइट साइड ऑफ चेस्ट इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, सबसे पहले परकशन बताऊंगा कि परकशन नोट इज स्टोनिडल। ठीक है, फिर उसको बताऊंगा एयर एंट्री कैसी है कि वो रिड्यूस्ड है, और फिर मैं उसकी बता सकता हूँ कि उसकी जो है वो जो वोकल रेजोनेंस है वो कैसी है। तो आप इसको इकट्ठा भी बता सकते हैं और सेपरेट बता सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसकी जो है सबसे पहले उसकी लंग को एनाटॉमिकली लोकलाइज करना है। आपने बताना है कि आपकी फाइंडिंग किस साइड पे है। जब एस्कल्टेशन की आप फाइंडिंग बताएंगे तो आप बताना है कि राइट साइड पे फाइंडिंग आपकी आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है। फिर आपने बताना है कि राइट साइड में किस एरिया में आ रही है। फ्रंट पे हम डिवाइड करते हैं सुप्रा मेमोरी या इंफ्रा मेमोरी एरिया के अबाउट द निप्पल और बिलो द निप्पल कर सकते हैं।
लेटरली हम एक्जिला कर सकते हैं या फिर लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट कर सकते हैं, और पोस्टीरियरली हम इसको 3 जोन में डिवाइड करते हैं कि अबाउट द स्कैपुला, ठीक है, इंटरस्कैपुलर एरिया और इंफ्रास्कैपुलर एरिया। सपोज अगर मेरे पेशेंट के अंदर फाइंडिंग जो थी वो राइट साइड के ऊपर उसको एफ्यूजन थी, तो मैं बताऊंगा कि ऑन स्केल्टेशन percussion note is stony dull in the right infraclavicular area and infraclavicular posteriorly and inframammary interiorly and also in the lower part on the lateral side, ठीक है। तो मैं इस तरह बता दूंगा कि मेरी जो है जो कंसल्टेशन फाइंडिंग क्या है और कौन से एरियाज के अंदर है, तो आपने उसके एरियाज को स्पेसिफाई करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है उसका अस्कल्टेशन का। सो अस्कल्टेशन पे आपने 3 चीज़ों को कमेंट करना है। आपने देखना है कि आपके एयर एंट्री कैसी है, क्या आपकी एयर एंट्री दोनों साइड पे इक्वल है या अनइक्वल है। फिर आपने देखना है कि आपका पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग क्या है, क्या ये वेजिकुलर है या ब्रोंकियल ब्रीदिंग है। और फिर आपने देखना है कि जो है आपकी जो है कोई उसकी जो है जो वोकल रेजोनेंस है वो कैसी है, क्या वो इंक्रीज है या डिक्रीज है या नॉर्मल है। सो इस पे आपका डायग्नोसिस बनता है। सपोज मेरा केस है एफ्यूजन का, तो यहाँ मैं बताऊंगा कि पेशेंट इज हैविंग एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स ऑन द राइट इंफ्रास्कैपुलर लेटरल लोअर चेस्ट एंड इंफ्रामेमरी एरिया इंटीरियरली, ठीक है, विद रिड्यूस्ड जो है वोकल रेजोनेंस। तो मैं इससे बताऊंगा तो मेरा ये केस कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब आपने इसके सल्यूशन बता दी, तो फिर आपने उसकी तरफ आना है। आपने उसका बताना है कि जो एसोसिएटेड चीज़ें बताना है कि पेशेंट की जो है वो देयर इज नो उसका हाइट एंड वेट बता देना है कि पेशेंट का हाइट और वेट क्या है। जब हाइट और वेट इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली ये क्रोनिसिटी को शो करता है। उसके बाद आपने उसकी क्लबिंग बता देनी है, आपने उसका बीसी स्कार बताना है, उसके लिम्फ नोड बताने हैं, ठीक है, और आपने उसकी कार्डियक अस्कल्टेशन बतानी है। तो इस तरह आपका ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब एग्जामिनेशन में आपने डिफरेंशियल्स कैसे बनाने हैं। सो आपके एग्जामिनेशन के अंदर 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है कंसोलिडेशन, एक है इफ्यूजन, एक है कोलैप्स, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, यही सिनेरियोज आपके आते हैं। सो इसमें आपने हर स्टेप पे कैसे डिफरेंशिएट करना है। सपोज अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें तो इंस्पेक्शन में तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आल्तो इफ्यूजन के ऊपर जो है वो आपकी वो साइड जो है वो निमोथोरिक्स में आपकी वो साइड जो है वो बल्ज हो सकती है। सारी पैथोलॉजीज, जब भी लंग की पैथोलॉजीज आएंगी, कोई भी पैथोलॉजी होगी, तो जो साइड इफेक्टेड होगी उस साइड की मूवमेंट कम हो जाती हैं, ठीक है, उस साइड पे चेस्ट एक्सपैंड नहीं करती और साइड की चेस्ट प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं करती। सो इस जब आप उसको जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे तो आपकी जो भी साइड पैथोलॉजी, चाहे उसमें एफ्यूजन हो, कंसोलिडेशन हो, कोलैप्स हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो साइड जिस साइड पे मसला है वही इफेक्टेड होती है। आपने इसके बाद हमने किया था पेल्पेशन। तो पेल्पेशन में आपका ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट हो सकता है। तो ट्रेकिया कब शिफ्ट होगा? ट्रेकिया और अपेक्स बीट दोनों शिफ्ट हो सकती हैं। तो इनकी शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं कि ये मीडियास्टर्नल शिफ्ट है। ये कब आएगी? जब पुश होगी या पुल होगी तो ये शिफ्ट हो सकती है। सपोज शिफ्ट और जो पुश है या पुल कब होता है, तो 2 कंडीशन होगा, या तो कोलैप्स हुआ है तो ये पुल होगा, और जब एफ्यूजन होगी तो ये पुश होगा। कंसोलिडेशन में इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आपकी जो है वो राइट अपर लोब जो लंग है उसके अंदर कोलैप्स आया है तो डेफिनेटली इसके पुल का इफेक्ट आएगा। आपका भी राइट साइड पे पुश पुल होगा, और जो हार्ट का है वो भी राइट शिफ्ट होगा। अगर तो आपकी राइट साइड पे एफ्यूजन है तो ये पुश का इफेक्ट आएगा, तो आपकी जो ट्रेकिया है वो भी और अपेक्स स्पीड भी वो लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद थी हमारी एक्सपेल्टेशन नोट्स। एक्सपेल्टेशन नोट आपको पता ही है कि वो अगर तो नॉर्मल जो एक्सपेल्टेशन नोट लंग की होती हैं वो रेजोनेट होती हैं। अगर ये डल हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसोलिडेशन है। अगर तो ये स्टोनी डल है तो इसका मतलब एफ्यूजन है, ठीक है। फिर हमारी ये है ब्रीदिंग पैटर्न, यानी कि जो एयर एंट्री है, तो एयर एंट्री अगर तो होगी अगर होगी एफ्यूजन तो एयर एंट्री उस जगह पे बिल्कुल नहीं होती, एयर एंट्री एब्सेंट होती है। इस तरह अगर कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस होता है कि एक कोलैप्स भी लंग का हुआ है और उसका ब्रोंकस बंद हो गया तो उसके अंदर भी एयर एंट्री नहीं होती। उसके अलावा अगर कंसोलिडेशन है या कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस है तो उसके अंदर आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग आती है। नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है वेसिकल ब्रीदिंग होती है, जिसके अंदर इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग होती है, एक्सप्रेशन छोटी होती है, जबकि ब्रोंकियल ब्रीदिंग के अंदर इंस्पायरेशन और एक्सप्रेशन इक्वल होती हैं और उनके दरमियान में एक पाज होता है। अगर आप अपना जो है वो स्टेथ का जो है डायफ्राम यहाँ पे ट्रिका पे रखें और सांस लें तो जो आपको साउंड आएगी उसको हम ब्रोंकियल ब्रीदिंग कहते हैं। सो आपने उसकी जो है वो एक्सपेल्टेशन सुनी। एक्सपेल्टेशन पे अगर आपकी एयर एंट्री नहीं आ रही तो ये है एफ्यूजन। अगर एयर एंट्री आ रही है या फिर कोलैप्स है विद ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस, ठीक है, अगर एयर एंट्री आ रही है और उसका ब्रोंकियल ब्रीदिंग है तो वो हो सकती है या तो कंसोलिडेशन है या कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस है। तो जो आपकी फाइंडिंग कंसोलिडेशन की है और कोलैप्स विद जो पेटेंट ब्रोंकस की वो सेम है, एक्सेप्ट के जो कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस है उसके अंदर जो है वो ट्रेकिया और जो है अपेक्स पीट है वो सेम साइड के ऊपर पुल होती है, ठीक है।
इसके बाद हमारी थी वोकल रेजोनेंस। वोकल रेजोनेंस जो है वो अगर परफ्यूजन होगी उसके अंदर जो है हमारी वो कम हो जाती है। कंसोलिडेशन में चूंकि लंग के जो है वो एरिया जहाँ पे एयर आ जा रही है उसके ऊपर बाहर फ्लूइड आ गया है, तो वो जो एयर जो है वो उसकी थिकनेस कम हो जाती है उसके अंदर, चूंकि वो ट्रांसमिशन बेहतर हो जाती है, तो इसलिए वोकल रेजोनेंस इस कंडीशन में बढ़ जाती है। इस तरह कोलैप्स विद जो है पेटेंट ब्रोंकस उसके अंदर भी जो है हमारी वोकल रेजोनेंस इंक्रीज हो जाती है, जबकि ये जो है कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकस में कम हो जाती है। अब मैं एक सिनेरियो बताता हूँ कि 5 ईयर्स ओल्ड एक चाइल्ड है जो मेरे पास प्रेजेंट किया है, और उसकी फाइंडिंग ये है कि राइट साइड पे उसको मॉडरेट एफ्यूजन है। मॉडरेट एफ्यूजन में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी ट्रेकिया और कार्डियक बीट दूसरे पे शिफ्ट हो सकती है। अगर आपकी ट्रेकिया और एपेक्स बीट शिफ्ट नहीं और आपको फाइंडिंग एफ्यूजन की मिल रही है तो आप बोलिएगा माइल्ड टू मॉडरेट एफ्यूजन, ठीक है। सो अगर मॉडरेट टू लार्ज एफ्यूजन है तो उसमें आपको जो है शिफ्टिंग एलिमेंट मिलता है। इस तरह अगर आप किसी को पेशेंट को कोलैप्स बना रहे हैं और खास तौर पर अपर लोब को कोलैप्स बना रहे हैं, डेफिनेटली उसके अंदर ट्रेकिया उसका उस साइड इप्सिलेटरल साइड के ऊपर पुल होता है। मेरा एक सिनेरियो है, एक पेशेंट है जो 5 ईयर्स का है और प्रेजेंट किया है, उसके अंदर जो है राइट साइड पे ऊपर मॉडरेट टू लार्ज एफ्यूजन है, तो उसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा मैं ये आपको बताता हूँ। तो मैं कहूँगा I have examined a 5 years old child who is conscious and cooperative during my examination without any obvious dysmorphism or respiratory distress, with respiratory rate of 16 per minute. Apex beat is the chest shape is normal without any deformity or scar mark. Pattern of breathing is abdominal thoracic. Trachea is pushed to the trachea is shifted to the left side with apex beat localized in the 6th intercostal space lateral to the midclavicular line. ठीक है। Chest expansion is 3 centimeter and chest movement are reduced on the right side of chest. Percussion note on the right infraclavicular area, right inframammary area and lower part of lateral side of chest is stony dull with absent air entry in that areas and the reduced vocal resonance. There is no clubbing. Height and weight is within the normal centile range. BC scar is present. There is no lymphadenopathy and cardiac auscultation is normal. So इस तरह मेरा ये केस कंप्लीट हो जाता है। सपोज सेम पेशेंट मेरे पास आता है जो कि इसका जो है वो राइट अपर लोब का कोलैप्स है, तो उस सूरत में मेरी फाइंडिंग क्या होगी? आई हैव एग्जामिन्ड अ 5 years old child who is conscious and cooperative during my examination without any dysmorphism and respiratory distress. Respiratory rate is 16 per minute. Chest shape is normal without any deformity or scar mark. Pattern of breathing is abdominal thoracic. Apex beat is localized in 5th intercostal space, medial to midclavicular line. Trachea is shifted towards the right side, ठीक है। एंड इसमें फाइंडिंग चूंकि मेरी अपर लोब क्या रही है तो मेरी फाइंडिंग अपर लोब में, तो माई फाइंडिंग्स आर कन्फाइंड टू द supramemory and supraclavicular and suprascapular and interscapular area and axilla of the right side of chest in the form of, क्योंकि मेरा जो कोलैप्स है वो पेटेंट ब्रोंकस के साथ है सपोज, तो मैं फाइंडिंग उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ डल परकशन नोट, ब्रोंकियल ब्रीदिंग, ठीक है, एंड इंक्रीज वोकल रेजोनेंस। सो ये मेरी फाइंडिंग रहेंगी। जब मैं ये फाइंडिंग बताऊंगा तो एग्जामिनर को डेफिनेटली मेरी चीज़ों का जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद मैं सिस्टम में बताऊंगा कि उसकी हाइट वेट क्या है, क्लबिंग क्या है, बीच स्कार कैसा है, लिम्फ नोड है कि नहीं, और उसके जो है वो चेस्ट जो है वो कार्डियक स्कल्टेशन क्या है, तो मेरा केस कंप्लीट हो जाता है। अब स्पेन केस मेरा आया है जिसकी जो है वो राइट साइड पे लोअर लोब के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन है, तो उसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा? I have examined a 5 years old child who is conscious and cooperative during examination without any obvious dysmorphism or respiratory distress. Respiratory rate is 16 per minute. On examination, the shape of chest is normal without any obvious deformity or scar mark. Pattern of breathing is abdominal thoracic. Trachea is centrally located with apex beat in 5th intercostal space, medial to midclavicular line. ठीक है, जो फाइंडिंग मेरी थी, but findings are confined to the right side of chest, especially in the right infrascapular area, right lower side of chest, and right interiorly in the right inframammary area, in the form of, ठीक है, dull percussion note, bronchial breathing, इंक्रीज वोकल रेजोनेंस, ठीक है। तो ये सारी मेरी फाइंडिंग जब आएंगी तो वो उसको खुद पता चल जाएगा कि भाई इस पेशेंट को जो है वो कंसोलिडेशन है, वो इस चीज को नेगेट नहीं कर पाएगा। तो आपकी जो सारी फाइंडिंग है फ्रॉम द इंस्पेक्शन, फ्रॉम द पल्पेशन, फ्रॉम द परकशन, फ्रॉम द स्केलेटेशन, वापस में एक दूसरे से मैच करें, तभी आपका एक फाइनल डायग्नोसिस बनेगा और आपकी डिस्क्रिप्शन एक कंप्लीट होती है। इस डिस्क्रिप्शन के बाद आपने एक रेलेवेंट एग्जामिनेशन बताना है, इसके अंदर उसकी हाइट वेट है, उसकी जो है वो क्लबिंग है, उसका बीसीजी स्कार है, उसके लिम्फ नोड है और उसकी कार्डियक स्कल्टेशन है। तो इस तरह आपका ये केस कंप्लीट होता है और डेफिनेटली इस पे एग्जामिनर कभी भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह आपने इस केस को डिस्क्राइब करना है। थैंक यू।